टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सोनभद्र से है। सोनभद्र के कोन थाना क्षेत्र में आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें, खेमपुर गांव के पास यात्रियों से भरी एक बस खाई में पलट गई है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक हादसा स्टीयरिंग फेल होने की वजह से हुआ है। बताया जा रहा कि बस में करीब 40 यात्री सवार थे। इस हादसे में दर्जनों यात्री घायल हुए हैं, जिनमें 2 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक की गंभीर घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा है। सभी घायलों को एम्बुलेंस से कोन सीएचसी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और मौके पर यातायात को सुचारू कर दिया गया है। आपको बता दें, खबर मेजा से है। मेजा के सोनबरसा में तालाब पर कब्जा हटवाने को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत की गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता राजन लेखपाल और साथी कानूनगो ने नाप से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने पुनः नाप करने की मांग की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कानूनगो ने जांच के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध न होने पर बात कहकर शिकायतकर्ता से ही रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है, लेकिन बिना जांच किए वापस लौट गए हैं। इससे शिकायतकर्ता को वहां पर लगता है कि कानूनगो और अवैध कब्जाधारियों के बीच मिलीभगत है। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री देखिए, अभी हम सोनबरसा में मौजूद हैं। एसडीएम महोदय के द्वारा जो है एक टीम पहुंचती है और तालाब की जो है जांच पड़ताल की जाती है। आखिर जो राजन सिंह है, इन्होंने जो है लिखित शिकायत दिए हुए थे। क्या उन जो लेखपाल की टीम आई थी उनके कार्य से ये लोग संतुष्ट हैं या नहीं है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजन सिंह हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? सोनबरसा ग्राम का। राजन जी, ये बताइए, जो आपने एसडीएम महोदय को लिखित शिकायत दिए थे और मुख्यमंत्री जी को भी दिए थे, उसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई? जी, मैंने मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पे जाके स्वयं व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी को जो है अपना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने आदेश किया था कि जो तालाब है गाटा संख्या 57 और 54 और 55 का, इस पे जो अवैध कब्जा है उसको हटवाया जाए और तालाब का मापन कराया जाए। साथ में सुंदरीकरण का भी इस पे बाकायदा साफ उफ करके सुंदरीकरण कराया जाए। ये सारी आदेश जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, जिसके अंतर्गत कल के डेट में जो है हमारे यहाँ लेखपाल और कानूनगो, तहसीलदार सभी लोग आए हुए थे और तालाब का जो मापन हुआ, वो उस मापन से हम लोग और हमारे गांव के जो भी लोग हैं, कोई भी खुश नहीं है। उससे सभी लोग खुश नहीं है। किस लिए खुश नहीं है? सर, खुश ना होने का रीजन ये है कि तालाब का जो शुरुआती हिस्सा है जहाँ से और जहाँ पे उसका खत्म हो रहा है, मतलब कि यह सिंपल भाषा में कहें तो तालाब की लंबाई और चौड़ाई जो जहाँ से होना चाहिए वो वहां से नहीं है और गलत तरीके से माप किया गया है। तो आप जो लेखपाल और कानूनगो के द्वारा जो नाप हुआ है, उस नाप से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, उस क्या चाहते हैं फिर? मैं चाहता हूं कि यह नाप पुनः किया जाए और जो सरकारी चीजें, जो चिन्हित चीजें हैं, जो पुरानी समय से उन चिन्हित स्थानों से जो है तालाब का मापन हो। अच्छा, कितने बीघे का या कितने विस्से का ये तालाब रहा? ये तालाब हमारे जो हमें गार्जियनों ने बताया लगभग 5 बीघे का तालाब है। तो 5 बीघे। अभी फिलहाल कितना तालाब जो है बचा हुआ है? अभी के समय में आप सर देख सकते हैं कि जो तालाब है लगभग अंदाजा अभी के समय में तो 2 बीघे के आसपास हो सकता है। 3 बीघा गायब हो चुका? जी, 3 बीघा जो है गायब हो चुका है। तो क्या कहना चाहेंगे एसडीएम महोदय से? एसडीएम महोदय से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सर एक बार स्वयं कार्यस्थल पर आइए और इस तालाब का जो है अपने स्वयं स्थित होकर के नापन कराइए, जिससे हम सभी संतुष्ट हो, हमारे गांववासी संतुष्ट हो और इस पे जो है उचित कार्रवाई हो और तालाब का साफ सफाई एवं जो अतिक्रमण है उनको हटाया जाए और तालाब का जो भी रकबा है वो हम सभी को जो है, हमारे जो युवा भाई है, जो हमारी माताएं बहनें हैं, भाई लोग गाँव के हैं, सबको मालूम हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजन सिंह हुआ। थाना क्या लगता है? थाना मेजा ब्लॉक उरुआ। देख रहे हैं, यही वो राजन सिंह है जिन्होंने लिखित शिकायत माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी देते हैं कि जो तालाब है 5 बीघा बताया जा रहा है। सोनबरसा में जो तालाब है प्राइमरी स्कूल के बगल में, वो 5 बीघे का तालाब था और जिसमें कुछ लोगों के द्वारा जो है उसमें कब्जा भी किया गया है और उसी की जो है जांच करने जब टीम लेखपाल और कानूनगो पहुंचते हैं तो नाप किया जाता है, मगर उस नाप से जो है राजन सिंह संतुष्ट नहीं है। देखिए, अभी हम सोनबरसा में मौजूद हैं।
सोनभद्र जिले में जेल में बंद कैदी की संदिग्ध मौत, परिजनों ने की जांच की मांग। एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल में बंद कैदी राधे श्याम पुत्र ओम प्रकाश की गुरुवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये घटना गुरुवार सुबह घोषित कर दी गई। आपको बता दें, घटना सुबह गुरुवार लगभग 5 बजे की है। कैदी की तबीयत बिगड़ने पर जेल प्रशासन उसे जिला अस्पताल ले गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार राधे श्याम HIV पॉजिटिव था और अक्सर बीमार रहता था। परिजनों ने राधे श्याम की जेल में हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने बताया कि एक दिन पहले ही उससे मुलाकात हुई थी और वह स्वस्थ थे, शरीर पर कहीं खरोच भी नहीं थी। अगर दिक्कत होती तो राधे श्याम जरूर बताते। परिजनों का आरोप है कि रात में राधे श्याम को मार दिया गया है और दिखावे के लिए इलाज के नाम पर अस्पताल ले जाया गया है। परिजनों ने बताया कि राधे श्याम के नाक और मुंह से खून निकला हुआ था। उन्हें सुबह 7 बजे मौत की सूचना दी गई थी। जेल में बंद एक अन्य कैदी ने कथित तौर पर बताया कि जेलर द्वारा पीड़ित और साथ ही प्रताड़ित किए जाने पर राधे श्याम की मृत्यु हुई है। क्या नाम है आपका? पानपति। क्या हुआ, कैसे गिरफ्तार हो गई? राधे के काल भेंट के गई बढ़िया रहना। रात में जेलर मार के मुआई के 3 बजे भोरे मुहा रिंगल बा, 4 बजे लोढ़ी कैले है, पर्ची कटौले है और राधे परा नहीं खून नाके का मुहे का राधे फेंकले हम। अच्छा, तो आपको सूचना कब मिली? सूचना मिलल बिहन्ने 7 बजे। आप लोग आए तो यहाँ आ गए थे? हाँ, हम अली जा तो एक जबान जेलरे में वही में तो वही फोन करके बताओ ना जे हाँ जे जेलर मरले हवा गए ना तू लोढ़ी लेके गल हवा। तो लेके लोढ़ी गए ना तो हम अली जा सवेरे हेरा थी सगरो तो हम हटाए के पर्ची वाला बतौले हमरे सथियन के जे नाही राधे डेट कई गलहन मामा तू हम बहरे निकाल गए। आई जेलर मुआई के राती में भेजले है बिहन्ने। अच्छा, तो कैसे पता का चोट लगी थी उनको? हाँ, नाकी का मुँह का खून बोहल है, कुछ चोट लागल है। अब काली हम भेंट करके अली बढ़िया बतिया के बढ़िया राधे रहा। एक तो खरोच भी नहीं आया। हाँ, नहीं आया था। कल हम अली रात में कौन बीमार हो गया, राधे मोर गए ना, भोरे में मोर के यहाँ भर्ती के ना। कहीं पे कोई एप्लीकेशन दिया गया है तहरीर वगैरह? अब बच्चा को तो कहिए हमने अभी एप्लीकेशन दिया गया है। ठीक। खबर मथुरा से है, जहां फिल्म घूसखोर पंडित को प्रतिबंधित करने के लिए लिखा प्रधानमंत्री को पत्र। ब्रजभूमि में साधु संत हुई नाराज, लिखा प्रधानमंत्री को आप पत्र। और साथ ही आपको बता दें, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर देशद्रोह की कार्रवाई करने का किया अनुरोध। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और मांग की है कि ब्राह्मण समाज को सभी लोग टारगेट कर रहे हैं। अब फिल्म सिटी में भी ब्राह्मण समाज को लेकर घूसखोर पंडित नाम की फिल्म आ गई है और चंद रुपयों के लिए पंडितों के खिलाफ फिल्में बनाई गई हैं। जब ब्राह्मण संपूर्ण विश्व के लिए पूजनीय होते हैं, ब्राह्मणों को आरक्षण से भी वंचित रखा गया है। जब राम राज्य था तब ब्राह्मणों की सलाह के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होता था, लेकिन इस कलयुग में ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। पहले ज्यादातर सभी ऋषि मुनि पूज्य ब्राह्मण थे। कुछ विधर्मी मानसिकता के लोग ब्राह्मण समाज के पीछे पड़े हुए हैं। फलाहारी महाराज ने कहा कि आप हमारे सनातन हिंदुओं के गौरव हैं और साथ ही घूसखोर पंडित फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाए और इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर देशद्रोह की कार्रवाई हो। ब्राह्मण समाज को कभी यूजीसी के बहाने, कभी दलित उत्पीड़न के बहाने टारगेट किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज ने हमेशा हिंदुस्तान को एक नई दिशा दी है। पहले राजा महाराजाओं के यहाँ भी हमारे जो ऋषि मुनि थे वो सब ब्राह्मण थे, वो शुभ कार्यक्रम में बुलाए जाते थे। सबसे बड़ी सलाह उन सनातनी ब्राह्मणों से ली जाती थी। लेकिन आज इस कलयुग में ब्राह्मण समाज को बदनाम करने के लिए घूसखोर पंडित के नाम से फिल्म बनाई जा रही है। हमारी भारत सरकार से मांग है ऐसे लोगों पर
देशद्रोह की कार्रवाई करें और जिसने भी ये फिल्म बनाई है उस फिल्म को प्रतिबंधित करें और उन पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। हमारे देश में ब्राह्मण समाज ना होता तो ये जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं, दुख में सुख में सभी वेद पाठों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, ब्राह्मण समाज के द्वारा ही उन कार्यक्रमों को पूरा किया जाता है। लेकिन कुछ विधर्मी मानसिकता के लोग ब्राह्मणों के पीछे पड़े। इसलिए मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ऐसे लोगों पर जो फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं इन पर देशद्रोह की कार्रवाई करें। कौशाम्बी जिले के सैनी थाना क्षेत्र के कानेमई गांव में वृद्ध की हत्या मामले में सैनी पुलिस व एसओजी टीम ने हत्या का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग की गई कुल्हाड़ी बरामद की है। साथ ही हत्या के सबूत मिटाने के लिए आरोपी द्वारा जलाए गए अपनी जैकेट व मृतक की मोबाइल के अवशेष भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और दावा किया है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नाबालिग बेटी को एक युवक भगा ले गया था, जिस संबंध में मृतक गणेश प्रसाद ने आकाश नाम के युवक पर बहला फुसला कर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। थोड़े दिन बाद लड़की घर वापस आ गई थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि मृतक गणेश प्रसाद आरोपी युवक आकाश के उस वक्त मुकदमे की आड़ में पैसे की डिमांड कर रहा था और धमकी भी दे रहा था। ये थाना सैनी क्षेत्र के कानेमई गांव में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी 2 फरवरी को। सुबह उसकी डेड बॉडी मिली थी। उसके दुकान में जो बरामदा था, टीन सेट था, उसी में वो चारपाई पे अकेले लेटता था और उसकी डेड बॉडी मिली थी और उसके सिर पर धारदार हथियार की चोट थी। उसका खुलासा हुआ आज। उसमें जो अभियुक्त है वो आकाश गिरफ्तार हुआ है। आकाश भी उसी गाँव का रहने वाला है और जो उससे पूछताछ के बाद जो हत्या की वजह आई है, जो ये अभियुक्त आकाश है वो मृतक की लड़की से उसके प्रेम संबंध थे। कुछ दिन पहले 3-4 महीने पहले वो उस लड़की को बहला फुसला कर भगा ले गया था, जिसके बाद वो फिर लड़की वापस भी आ गई थी और उसी अभियोग को लेकर घर वाले, जो लड़की के घर वाले थे, इस पे दबाव बनाते थे समझौते के लिए और इससे पैसे की भी बात मांग करते थे और इसको धमकी भी जान से मारने की देते थे। उसी को लेकर इसने अपना योजना बनाई कि इनको मारना होगा, नहीं तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद उसने अपने बुआ के लड़के की मोटरसाइकिल लिया और एक कुल्हाड़ी लिया और रात में सोते समय आकर उसके सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी थी। अभियुक्त ने अपना पूरा कन्फेस किया है अपने जुर्म का और जो मृतक का मोबाइल था वो मोबाइल भी ले गया था, तो मृतक का मोबाइल इसने जला दिया था। वो उसके अवशेष भी बरामद हुए हैं। जो जैकेट पहना था उस दिन जिसपे खून के छिट्टे थे उसको भी जला दिया था, उसके भी अवशेष मिले हैं। और जो आला कतल कुल्हाड़ी है वो भी बरामद हुई है। और इसमें हमारी जो एसओजी की टीम है और थाना सैनी की टीम ने अच्छा खुलासा किया, इसका सही खुलासा किया है। इसमें पहले एफआईआर किसी और पे दर्ज कराई गई थी। एक निर्दोष आदमी को जेल जाने से भी बचाया गया है। मेरे द्वारा ये पूरी खुलासा करने वाली पूरी टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। इसने हत्या इसलिए किया था कि मुकदमा इसके खिलाफ ना लिखा जाए। मुकदमा तो लिखा गया था, मुकदमा खत्म करा लिया जाए और इसमें और धाराएं न बढ़ा लिया जाए। इसको डर था कि इसमें 376 की धारा बढ़ा दी जाएगी और इसके अलावा इससे पैसे की भी मांग की जाती रही है। इसको धमकी भी दी जा रही थी। उन्हीं सबको लेकर इसने हत्या की योजना बनी और हत्या कर दी।
कानपुर कमिश्नरेट के साउथ जोन अंतर्गत किदवई नगर थाना क्षेत्र में बीज भंडारण संचालक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित दुकानदार संदीप गुप्ता गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार दुकान के पास ही बीज भंडार चलाने वाले अनुराग गुप्ता और उसके लेबर पर द्वेष भावना के चलते गाली गलौज करने का और साथ ही जान से मारने की कोशिश का आरोप लगा है। घटना की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। सूचना मिलते ही किदवई नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और हालात को नियंत्रित किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपियों की भूमिका तय की जा रही है। जल्द ही मामले में आगे की विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। नाम संदीप कुमार गुप्ता है और मेरे ऊपर अनुराग गुप्ता और उनके लेबर ने मारपीट की है और पहले गाली गलौज करते रहे, फिर आए उन्होंने ईंटे से मारा है हमको और रात भूसों से मारा और उनकी दादी और माता जी सहयोग करती हैं, वो लोग उकसाती हैं और तब ये लोग आते हैं मारपीट करते हैं। उनके यहाँ 3-4 गुंडे रोज़ आके बैठते हैं और गाली गलौज करते हैं। क्या कहते हैं? और कहते हैं तुम्हें जान से मार देंगे, तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे और यहाँ हमारा राज चलेगा, अनुराग गुप्ता का राज चलेगा यहाँ। नाम संदीप कुमार गुप्ता है और मेरे ऊपर अनुराग। खबर चंदौली से है, जहां चंदौली पहुंचे प्रभारी मंत्री संजीव गौड़। प्रभारी मंत्री ने बीजेपी कार्यालय में किया है प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में प्रभारी मंत्री ने बजट के बारे में दी जानकारी। 2026 का बजट किसानों, नौजवानों और गरीबों के हित को देखते हुए बनाया गया है। प्रभारी मंत्री ये बजट मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया है। प्रभारी मंत्री ने कहा, बजट सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। विजन 2047 जो चल रहा है, 2026 के बजट सारा प्रावधान रखा गया है। प्रभारी मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, सदन में सिर्फ हंगामा करते हैं, ऐसा कहा है। भाई मोदी जी के नेतृत्व में और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में जो अभी 26 का जो बजट आया है वह किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए और व्यापारियों के लिए, वो सभी के हित को देखते हुए बजट को बनाया गया है। किसानों को क्या लाभ है बजट से? इस बजट में किसानों को आय दुगना करने के लिए तमाम सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है, जो इस बजट में लागू है। क्या महत्वपूर्ण योजना है उसके बारे में? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत संकल्प की दिशा में गरीब, किसान, महिला, युवा सशक्तिकरण के लिए 53.5 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। मंत्री जी, मिडिल क्लास के लिए क्या है इसमें? टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा? इसमें मेडिकल क्लास के लिए दवाइयों पर राहत। अरे मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, मेडिकल क्लास नहीं, मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, वो सभी वर्गों के लिए ये देख करके ये बजट बनाया गया है। सब वर्गों के लिए उद्धार के लिए किया गया, लेकिन समान वर्ग के लिए 0% किया गया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो 2026 का जो बजट बनाया गया है सभी को हित के ध्यान में रखते हुए यह बजट बनाया गया है। समान वर्गों के लिए 0% रखा गया है आपके बजट में। सभी वर्गों के लिए बनाया गया है, न किसी के साथ न कोई भेदभाव है, न तो किसी के साथ जो आप विकास की बात करते हैं 2047 की, 2% कृषि का हो गया है, 2% स्वास्थ्य के हो गया। कैसे विकसित भारत बनेगा? शिक्षा पे 2% हो गया। अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो विजन 2047 का जो लेकर के वो चल रहा है, तो निश्चित तौर पर यह जो 2026 का जो बजट है उसमें सारा प्राविधान है जो 2047 का जो विकसित भारत का जो परिकल्पना है वह पूरा होगा। अब मुख्यालय पर आए हैं आप, प्रभारी मंत्री भी हैं, क्या इसका असर, क्या इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा
ये जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो अभी बजट पेश की हैं, उसको लेकर के आज पूरे देश में और हर जनपद में यह प्रेस वार्ता किया जा रहा है, ताकि आम जनता तक, आम जन को अपनी जो बजट का जो रूपरेखा बना हुआ है उसको आम जनता तक बता सके। कितने लाख तक टैक्स नहीं लगेगा मंत्री जी? कितने लाख तक टैक्स नहीं लगेगा आम जनता को? उसके लिए एक बड़ा सवाल ये है मंत्री जी कि अभी कैबिनेट मंत्री प्रकाश राजभर का बयान आया था कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी है। अब सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं है, तो क्या लगता है चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले होगा पंचायत चुनाव? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज मंत्री हैं। अब हो सकता है कि वो अपना जो कि तैयारी कर लिए हों, लेकिन अभी 9 फरवरी से अभी विधानसभा का सत्र चालू होने जा रहा है और उसमें तय होगा कि पंचायत का चुनाव कब कराया जाए। तैयारी कितनी है बीजेपी की? अभी तो तैयारी कुछ नहीं है। अभी तो SIR वाला काम चल रहा है। अभी 6 फरवरी तक SIR वाला काम चलेगा, उसके बाद फिर जो है कि आगे सरकार देखेगी। एक फॉर्म 7 को लेकर SIR में लगातार समाजवादी पार्टी हमलावर हो रही है। यहाँ रविवार को भी धरना प्रदर्शन किया गया था कि एक विशेष वर्ग के लोगों का नाम काटा जा रहा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो 7 नाम काटने के लिए है, जो शिफ्टिंग हो गए हैं और जो कहीं चले गए हैं या जो है कि जो मर गए हैं उनके लिए नाम काटने के लिए है। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो वो तो जो है कि साक्ष्य के रूप में अपना नाम दे करके उसमें जुड़वा सकता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए। SIR की आप यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, क्या स्थिति है SIR की? SIR का काम चल रहा है। लगभग हर विधानसभाओं में जो है कि जितने भी मृत्यु हुए हैं उनका नाम कटा हुआ है। जो 18 साल की उम्र के जो उम्र हो गया है उनका नाम जुड़ गया है। इस तरह से हमारे पूरे प्रदेश में और जनपद में भी हर विधानसभा में पूरी तैयारी अच्छी तरह से चल रहा है। मंत्री जी, लोकसभा में हंगामा चल रहा है, प्रधानमंत्री बिना प्रस्ताव किए बोल नहीं पाए, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल सदन में हंगामा करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी बोलना चाह रहे थे तो हंगामा के चलते नहीं बोल पाए। मंत्री जी, एक सवाल, अमेरिका से जो समझौता किया है, टैरिफ 18% है, पहले 3% से भी कम होता था, इससे किसानों का कैसे उत्थान होगा? देखिए, 50% पहले टैरिफ 3% से कम होता था अमेरिका, लेकिन पहले 3% क्यों, पता कर लीजिए तो बताइए। 3% कम था, लेकिन 18% आप कर दिए हैं। और किसानों तक जो अमेरिकी प्रोडक्ट जो है वो 0% पे लोग परचेज करेंगे। बताइए, यहाँ के किसानों का परचेज नहीं होगा। कैसे होगा? लाभ मिलेगा? कैसे लाभ? अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया था, उसको घटा करके 18% करने का काम किया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सराहनीय काम है। यूजीसी से जुड़े नाराज होकर इस्तीफा देने वाले पूर्व डिप्टी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री आज शाहजहांपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। स्वर्ण समाज मंच के कार्यकर्ताओं और साथ ही समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और साथ ही वे आपको बता दें कि यूजीसी के फैसलों से नाराज होकर इस्तीफा देने वाले पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री गुरुवार को शाहजहांपुर पहुंचे हैं। यहां स्वर्ण स्वाभिमान मंच के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका माल्य अर्पण कर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अलंकार अग्निहोत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखी जुबानी प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि देश को इस समय वेस्ट इंडिया कंपनी की तरह चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने वेस्ट इंडिया कंपनी का CEO और अमित शाह को उसका MD बताया है। वहीं पर आपको बता दें, अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार उनके खिलाफ कभी भी कड़ी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन उन्हें ना जेल जाने का डर है और ना ही मौत का डर है। उन्होंने साफ कहा है कि यूजीसी के खिलाफ उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और वह समाज को जागरूक करने का काम करते रहेंगे। लगता है कि सरकार पीछे रख सकती है आपके? देखिए सर, आप हुई वही जो राम रखा, आप हमें गोली मार दो। आप ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड में, लोग जानते हैं, जो लोग खोए नहीं हैं, जानते हैं ना। तो हम क्या है, जिंदगी भर के लिए रहने वाले हैं। अरे हमें जेल भेज दो,
जेल में भी 40 साल के बाद मुक्ति मुझे मिल जाएगी, लेकिन ये जो आंतरिक जेल है इससे मुक्ति मिल चुकी है। सबसे बड़ी बात है हम लोग जेल से निकले, जो हमारी मानसिक जेल हम लोगों ने बना रखी है। और ये हमारे माननीय, जो मैं किसी वर्ग के, किसी अन्य वर्ग के जनप्रतिनिधि को नहीं बोल रहा, हम अपने जो सजाती है, मैं तो भैया अपने ब्राह्मण MP MLA से पूछूंगा, क्या आप में रीढ़ बची है, क्या आप में शर्म है, हया है? मानसिक गुलामी से निकल आओ, अभी भी समय है, अभी भी खड़े हो जाओ, हम सबके साथ खड़े हो, नहीं तो आपको समाज, आप देख रहे हैं, माफ़ नहीं करेगा। ये पहली बार देश में ऐसा अप्रत्याशित माहौल आया है। ये पूरे देश में जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कटआउट हैं वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के कटआउट लेते हुए उसमें चप्पल जूतों की मालाएं पहनाकर उस पर कालिक लगाकर या तो जलाया जा रहा है, चप्पलों से मारा जा रहा है। कोई, अगर आपको ये कोई नई घटना नहीं है, रोज़ 20, 30, 40 वीडियो आ रहे हैं अलग अलग जगह से। इस समय जो देश में, क्योंकि जो UGC रेगुलेशन जब से आया है, देश की आत्मा पे आपने प्रहार किया है। आपका जो छुपी हुई बात नहीं है, एक डिवाइड एंड रूल की मानसिकता के साथ जो केंद्र सरकार, जो मैं आप भाजपा की सरकार मानता ही नहीं हूँ, वो एक 2 सरकारें चल रही हैं। एक है जो वेस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के समय में थी, अब इस समय जो 2 विदेशी लोगों ने, जो विदेशी लोगों ने, वो विदेशी जनता पार्टी चला रहे हैं। इसमें हमारे जो अभी समय माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो इस समय जो वेस्ट इंडियन कंपनी उसके CEO के रूप में काम कर रहे हैं, और जो अमित शाह जी हैं, जो गृह मंत्री हैं, वो MD मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। तो इन दोनों ने, जो दोनों के द्वारा जो रन कर दी जा रही कंपनी है, जो अघोषित कंपनी है, इसमें जो देश के 3 प्रमुख तंत्र हैं, ED, CBI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो ED जैसे आप जानते हैं, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और आपका आयकर विभाग, इनके माध्यम से विभिन्न जो राजनीतिक दलों और जो भाजपा के अन्य सरकारों पे दबाव डालकर अपने स्तर से जो एक तरीके से जो राज्य सरकार के या विभिन्न जो योजनाओं के जो बजट हैं, एक ही काम रह गया है कि उसको कैसे भी सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज़ के माध्यम से जो पूरा जो बजट का कुछ 10 से 20-30% जो पॉसिबल हो, जितना CM पे किसी पे दबाव बनाया जा सके, उतना कट लेते हुए इनको सब कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से शिफ्ट कर सकें। हाल ही में आपने वाकया देखा होगा, जल शक्ति मंत्री और ब्रजभूषण सिंह राजपूत आपस में लड़ रहे हैं। पानी की टंकियाँ, पानी भरो, फट जा रही है, पानी की टंकियों में कोई कनेक्शन नहीं है। इससे ये लड़ाई क्यों हो रही है? आप जान रहे, जब 70% पैसा जब बचा होगा, 30% लूट लिया गया सिर्फ सब कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो होती है एक बहुत जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक नया तरीका है, लूट का नया तरीका है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में जब कोई ठेका खबर चंदौली से है, जहां चंदौली में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर रील बनाना पड़ा महंगा। रील बनाते समय ट्रक के नीचे आकर बाइक सवार एक की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घायल युवक को पहुंचाया जिला अस्पताल। SIR के द्वितीय चरण में मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम काटे जाने के विरोध में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन लिखा है और ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में सपा के पदाधिकारी और साथ ही जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन देने के बाद मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि SIR के द्वितीय चरण के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा BLO पर दबाव बनाकर बड़े पैमाने पर फॉर्म 7 भरवाया जा रहा और खासतौर पर समाजवादी पार्टी के समर्थक मतदाताओं, विशेषकर मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटवाए जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि कई बूथों पर सैकड़ों सही मतदाताओं के खिलाफ झूठे प्रार्थना पत्र लगवाकर उनके नाम सूची से काटने की साजिश भी जारी है। अपने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ एक ज्ञापन देने आए थे। पूरे जिले में बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और उसमें 90% केवल मुस्लिम काटे जा रहे हैं। फार्म अगर कोई गांव का आदमी के नाम पर फर्जी फार्म भर के कुछ लोग, भाजपा के लोग BLO पर दबाव डालते हैं कि इसको लेके नाम काट दो। अब वो आदमी है, उसका नाम दे रहे हैं
तो उसका जिसका जो नाम है उसको दे रहे हैं काटने के लिए, तो इसकी पूछताछ होकर उस आदमी के विरुद्ध मुकदमा दायर करना चाहिए जिसने आवेदन दिया, गलत आवेदन दिया। इसी तरह से अभी कल वहाँ हुआ हमारे क्षेत्र में गंगवल में, उसने कह दिया मैंने दिया ही नहीं। वहाँ है कलेनिया है, बढ़िया है, ये सब कहते हैं मैंने कोई दरखास्त नहीं दिया। बेतनार में तो 900 आदमी को दे दिया काटने के लिए। कोई मैंने मुस्लिम गांव बचा नहीं है। अब 180 बूथ पर हमारे यहाँ इन लोगों ने नाम काटने का फॉर्म 7 दे दिया है। वही मैं एसडीएम से मिला था, कल कमिश्नर से बात हुई थी, आज डीएम से बात करने आया था। हालांकि इसमें मुख्य भूमिका तो एसडीएम की है, लेकिन हम एडीएम को आगाह किए, एडीएम से भी कहा, कमिश्नर से भी कहा, आवाज़ आयोग को भी पत्र भेज रहे हैं, भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को। यहाँ इस तरह से हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर कोई नाम कटता हो आदमी है तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम लोग कोर्ट के शरण में जाएंगे। वाराणसी में वोट जिहाद का बड़ा आरोप सामने आया है। योगी सरकार के मंत्री ने लगाया बड़ा आरोप और साथ ही उत्तरी विधानसभा से विधायक एवं मंत्री रविंद्र जायसवाल ने लगाया आरोप। एसआईआर से 9000 से अधिक नाम आए सामने। एक ही व्यक्ति के 2 बार वोटर लिस्ट में नाम, एक विशेष धर्म के लोगों का नाम शामिल है। मंत्री रविंद्र जायसवाल डीएम करेंगे शिकायत। वोट जिहाद पर मंत्री रविंद्र जायसवाल ने विपक्ष पर लगाए हैं आरोप। सर ये किस तरह का ज्ञापन है और मंत्री जी ने क्या शिकायत दर्ज कराई है? किस तरह की शिकायत है सर? क्या शिकायत है सर? क्या मांग? देखिए, अभी आप सब लोगों के सामने ही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और माननीय विधायक दक्षिणी और उत्तरी यहाँ हमारे सामने उपस्थित हुए थे और उन लोगों के द्वारा जो मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है उसके संबंध में कतिपय आपत्तियां यहाँ पर दर्ज कराई गई हैं। आपत्तियां हमारे सामने रखी गई हैं, मैं इसका जांच करा के जो विधिवत कार्रवाई है वो कराई। खास वर्ग उन्होंने कहा है, खास वर्ग के वोटर अभी जस्ट मेरे सामने ये लाई गई है, मैं इसका परीक्षण कर लूँ उसके बाद उसके बारे में। ठीक है सर, कितने वोटर्स को बताया गया है? सर कितने वोटर्स को बताया गया है? देखिए एक साथ सारे लोग बोल रहे हैं, एक बार मिलकर देखिए अभी सर ये पहली शिकायत है, ये इससे पहले की शिकायत है? देखिए कतिपय बूथों के संबंध में शिकायतें मिलती रही हैं और समय समय पे उसका निस्तारण कराया जाता रहा है। आज अभी माननीय विधायक जी द्वारा, माननीय जिलाध्यक्ष महोदय द्वारा यहाँ पे कुछ आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं जो अलग अलग बूथों के संबंध में है। सभी मामलों का हम लोग यहाँ पे परीक्षण कराएंगे, जो तथ्य निकलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई। जो लापरवाही सर उसमें भी कार्रवाई होगी। अभी जो सामने मेरे रखी गई है बात, उसमें एक बूथ और दूसरे बूथ पे सेम नाम होने की बात है, तो बीएलओ तो अपने बूथ पे परीक्षण कर सकता है। जो दूसरे बूथों पे डुप्लीकेसी की बात है वो जब संपूर्ण परीक्षण होगा तभी सारी बातें पूरी तरीके से सामने आएगी, जो भी आएगी उसके हिसाब से। क्या सर शिकायत के आधार पर दूसरे विधानसभा में भी देखिए अभी मेरे पास जो स्थिति आई है, पहले मैं उसका परीक्षण करा दूं, इससे क्या बातें निकल के आती हैं उसके अनुसार फिर आगे से। तो वह पहले ही देखा गया कि घर घर में हमारे बीएलए जाके सत्यापन किए। सत्यापन करने के बाद ये पाए कि भारी संख्या में लोग अभी भी डुप्लीकेट नाम रखे हैं। जिस लड़की की उम्र हो गई है 39 साल, उसका नाम मायके में था। उस पिता के 4 लड़कियां हैं, चारों का नाम मिला मायके में, चारों नाम मिला ससुराल में। जहां आप बैठे हैं उसके मकान की दूरी मात्र यहाँ 300 मीटर पर है। मेरे कार्यकर्ता घर तक गए और घर जाने के बाद चेक किए कि लड़की ब्याह चुकी है, तो उसका नाम मिला मायके में भी ससुराल में भी, जबकि पूरे तंत्र में उसका नाम पूरे भारत में कहीं एक जगह होती है। तो जब इसको जांच कराया गया, फिर गहन जांच में हमारे बीएलए कार्यकर्ता धीरे धीरे 1 महीना से हो गया सब लगे हुए हैं, तो लगने के बाद उन्होंने टाइप किया और टाइप करा किस किस बूथ पर कितने नाम डुप्लीकेट हुए, कितने नाम ट्रिपल आए हैं, कुछ नाम 5 बार भी आए हैं। ये कौन लोग हैं, इनकी रुचि क्या थी? अभी कितने नाम डुप्लीकेट मिले हैं? अभी 9,200 का सर। तो या आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है? अभी नहीं हुई है। यह विपक्ष ने जानबूझ करके ये जिहाद करके रूप में ये ले आ रही है। इसको हम 2 बार 3 बार वोट करेंगे और राष्ट्रवादी ताकतों को रोकेंगे। ये कौन सा जिहाद है? किस तरह का जिहाद है मंत्री जी? ये किस तरह का जिहाद है? मतदान की जिहाद है, वोट जिहाद। राष्ट्रवादी को और लेकर क्या हो उनको। एक तरफ तो विपक्षी आरोप लगा।
उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार अभियुक्तों की बात करें तो मोहसिन पुत्र किरामुद्दीन, शकील पुत्र इश्तियाक, मस्तान पुत्र मुश्ताक अली निवासी ग्राम ट्योढ़ी थाना बछरायू जिला अमरोहा, वसीम पुत्र नसीमुद्दीन और निवासी ग्राम मूढ़ा खादर थाना नौगावा सादात जिला अमरोहा को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 37 गट्टे और साथ ही पोलर लकड़ी चोरी के बाद घटना में प्रयुक्त एक वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर UP 23AT 0479 महिंद्रा छोटा हाथी बरामद किया गया है। थाना मंडी धनौरा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 7/2026 धारा 303B BNS में चोरी किए गए पोपलर की लकड़ी के संबंध में गाड़ी और साथ ही वहां पर खेड़ा गनौरा पुल के पास से रामगंगा पोषक नहर पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया है। कौशाम्बी जिले की तीनों विधानसभाओं सिराथू, मंजनपुर और चैल में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के दौरान फर्जी तरीके से वोट काटे जाने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन किया है। सपा जिलाध्यक्ष दयाशंकर यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं मंझनपुर रिजायट मैदान में एकत्रित हुए और पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम संबंधित ज्ञापन सदर SDM MV वर्मा को सौंपा गया है। और साथ ही सपा ने आरोप लगाया कि फॉर्म 7 के माध्यम से एक ही व्यक्ति द्वारा दर्जनों और सैकड़ों मतदाताओं के नाम काटने के लिए आवेदन किए गए हैं। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि फॉर्म 6 का समय पर सत्यापन नहीं किया जा रहा है और फॉर्म 8 अपलोड करने में तकनीकी बहाने बनाकर प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है। सपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई तो पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगी। अध्यक्ष जी, क्या मांगे थे, किस लिए आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है? सम्मानित साथियों, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग ADM साहब को ज्ञापन देने आए थे। क्योंकि एक फार्म 7 पता नहीं किस साजिश के तहत एक आदमी का नाम आ रहा है। 70 एक वार्ड में 80 नाम 150 नाम काटे जा रहे हैं और SDM साहब हमारे यहाँ वो सत्यापन नहीं कर रहे हैं। उसमें भी बहुत कल से आखिरी डेट है हमारे यहाँ। तो इस तरह होगा, अगर फार्म 6, 7, 8 में अगर हम लोगों की मदद नहीं होगी तो हमारे बहुत नाम कट जाएंगे। अभी कराली की एक मामला आया है जिसमें एक वार्ड में 150 नाम कट गए। कोई साजन नाम का आदमी है, एक क्या दूसरा नाम अरविंद है, राजेश नाम है। इस तरह से पता नहीं भाजपा के लोग ये ला के फार्म दे जा रहे हैं और बाद में फार्म हम लोगों को मिल जा रहे हैं। देखिए, एक बात हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आप पत्रकार साथी हो, सब लोगों की दिक्कत होगी, हमें भी होगी। अगर इस तरह की साजिश हुई तो इस सरकार के खिलाफ हम लोग सड़क पे उतरेंगे। पूरी तरह से हम लोग झगड़ा लड़ाई सब करने को तैयार। अगर हमारे वोटर नहीं बचेंगे तो हम लोग किसी भी हद तक जाएंगे और अपने वोटर को बचाएंगे। हम निवेदन करने आए SDM साहब से, क्योंकि जिस तरह की ये सरकार चल रही है, आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को कुछ छुपा नहीं है। अगर ये लोग नहीं माने, हमारा वोट कटा, तो हम लोग पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा हम सब ठीक कराएंगे, आपके फार्म 7 जो है उसको भी हम लोग ठीक करेंगे और जो सर्वर डाउन उसको भी हम लोग बात करेंगे SDM सिराथू मंजनपुर चाइल से। जिले में कितने लगभग नाम कटे होंगे? भाई, जिस तरह से हम लोग एक बूथ पे 150, 200 नाम कटे हैं, तो हमारे बहुत नाम कट गए। एक विधानसभा में 20, 25 हज़ार नाम काटे जा रहे हैं फर्जी तरीके से। और अभी आखिरी क्रम तक क्या होगा कुछ पता नहीं। मतलब आप जान लीजिए, इनको तो इमरजेंसी लगा देना चाहिए, कुछ बचा नहीं। ये पूरी तरह से लूट घसोट मचाए हैं और लूट के लोकतंत्र में ये सरकार बना रहे हैं। और आप लोग सब जानते हैं, EVM मशीन में गड़बड़ी, वोट काटने का क्रम 6, 7, 8 चल ही रहा है। हर तरह से वोट काटे जा रहे हैं। इनके जो प्रशासनिक अधिकारी वो उसमें पूरी तरह से ये लोग सम्मिलित हैं और इनकी मिली भगत। लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा। मैं दयाशंकर यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी कौशाम्बी।
सितारगंज के श्री रामलीला ग्राउंड में शिव कावड़ सेवा समिति के तत्वाधान में 11 निर्धन जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नव विवाहित वर वधुओं के आशीर्वाद देते हुए कहा कि शिव कावड़ सेवा समिति के अध्यक्ष आनंद सिंह बोरा पिछले 15 सालों से लगातार निर्धन परिवारों की बेटियों का विवाह करवा रहे हैं, जो वास्तव में समाज के लिए एक सराहनीय और प्रेरणादायक कार्य है। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में समिति को इस किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी तो सरकार पूरी तरह से सहयोग के लिए तत्पर है। कार्यक्रम में ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान एवं मंत्रोच्चारण कर सभी 11 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है। शिव कावड़ सेवा समिति सदैव इनकी आभारी रहेगी एवं ऋणी रहेगी। काम जो उन्होंने लगातार करते आ रहे हैं, पिछले हर साल ये निर्धन और गरीब कन्याएं जो हैं उनका विवाह कराते हैं। मैं समझ नवविवाहित जोड़ों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन सबके जीवन में सुख समृद्धि शांति रहे। और जितने भी सम्मानित सितारगंज के लोगों ने इस समिति को सहयोग किया है, इस प्रोग्राम को पूरा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहूंगा कि लगातार पिछले 15 साल से इस कार्य को पूर्ण करते हैं, इस कार्य को अपनी निष्ठा के साथ निभाते हैं, समाज सेवा में आगे रहते हैं, कांवड़ संघ में जो है उसमें आगे अग्रणी रोल निभाते हैं, लोगों के सुख दुख में खड़ा होते हैं। तो मैं उनसे यही हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आगे बढ़ाते रहें। जो भी सहयोग हम लोग के माध्यम से किया जा सकेगा। उपस्थित खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां बुधवार 4 फरवरी को संपन्न हुए उद्योग व्यापार मंडल चुनाव की देर शाम हुई मतगणना के दौरान प्रत्याशियों के बीच भारी हंगामा हो गया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि खटीमा के उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को अपने हाथ में डंडा लेकर उपद्रव करने वाले समर्थकों को शांत कराना पड़ा। वहीं कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने आज प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा अपने प्रत्याशियों को हारता देखते हुए कुछ नेताओं एवं समर्थकों के बीच मतगणना स्थल पर हंगामा शुरू कर दिया है। वहीं कापड़ी ने बताया कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना होगा और सरकार बदलते ही मैं खुद हाईकोर्ट जाकर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अब ये ऊपर का फोन पहली बार तो भाजपा समर्थित प्रत्याशी लड़ाए और वो तीसरे नंबर में जाने लगे और गड्डियां बन गई, तो अपनी हार की डर से प्रशासन के माध्यम से काउंटिंग को रुकवा दिया गया और प्रशासन के अधिकारी कहते हैं ऊपर से फोन आया है। अब ये ऊपर का फोन किसका है, कितने ऊपर का है पता नहीं, कि देश के ऊपर का है कि प्रदेश के ऊपर का है कि जिले के ऊपर का है, ये जांच का विषय है। अगर ये ऊपर का फोन नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, तो जो ऊपर बैठे हुए हैं वो समझ लें कि वो आपको बदनाम कर रहे हैं। आप तत्काल काउंटिंग करवाइए। आप क्यों अपने ऊपर पाप ले रहे हैं? जो जिन लोगों की मेहनत है आप उसको खराब कर रहे हैं। अगर आप ऊपर से करा रहे हैं तो आप खुद ही बोल दीजिए, खुद ही घोषित कर दीजिए ये है व्यापार मंडल की, आप चुनाव क्यों करवा रहे हैं? तो ये अब आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा है जो ऊपर का फोन है। अब ऊपर वाले भी समझ रहे होंगे और कहने वाले भी समझ रहे होंगे। तो दूसरी बात देखिए, जो भी देखिए, मत तो गने ही नहीं गए तो कम थे कहाँ से आएगा? 27 मत कम थे। मत कम होना कहीं अपराध नहीं, मत ज्यादा होना अपराध है। एक आदमी को 3 बैलेट आप डालने के लिए दे रहे, हो सकता है वो दूसरे बक्से में निकले, हो सकता है आदमी 1 बैलेट ले जाए वापस। अगर मत ज्यादा निकलते तो आप कहते कि चुनाव वालों ने गड़बड़ करी है। मत कम निकले हैं तो चुनाव वालों की कोई गड़बड़ नहीं है, वो सिर्फ बातें बना रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि विधायक जी ने जो है कि रुकवा दी काउंटिंग। ये तो आप उनसे पूछिए जाके चुनाव के अधिकारियों से और पत्रकारों से जो वहां उपस्थित थे, किसने रुकवाई काउंटिंग, किसने वहां हंगामा किया। हाँ, मैं ये जरूर बोलता हूँ, जो अधिकारी वहां आए थे और लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे कि हम लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए आए हैं, तो मैंने उनसे जरूर कहा कि तुम अधिकारी 1 नंबर के भ्रष्ट हो। बिना किसी जो है हाईकोर्ट या कोर्ट के आदेश के बगैर तुम खेत जुतवा रहे थे किसान का और तुम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो। मैंने कहा जरूर, और मैंने ये भी कहा कि सरकार बदलेगी, तुम्हारे ऊपर मुकदमे होंगे क्योंकि तुमने अपराध किया है। और मैं आपके माध्यम से आज फिर कह रहा हूँ, जिनको मैं कह के आया हूँ उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराएंगे सरकार बदलने के बाद, क्योंकि उन्होंने अपराध किया है। और मैं हाईकोर्ट भी जाऊंगा व्यक्तिगत। हाईकोर्ट जाकर मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है उनके खिलाफ
कि कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिख रहा हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपके घर के पास, आपके गांव में किसान सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश में किसान सुरक्षित कैसे होगा, ये बात मैंने कही। तो देखिए, हम तो निवेदन कर सकते हैं। हमने आग्रह किया है चुनाव संचालन समिति से कि भैया आप काउंटिंग करवा दीजिए। उन्होंने कहा प्रशासन अनुमति देगा तो हम काउंटिंग कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कल भी यही कहा था। बस दुख की बात यह है कि चुनाव जो संचालन समिति है वो बहुत मायूस थी। हमारे शहर के बहुत वरिष्ठ और बहुत ही सम्मानजनक लोग हैं, उनको उस दुखी स्थिति में देखकर मेरे दिल को भी बहुत पीड़ा है कि उतने सभ्य और उतने सज्जन लोग जिन पर पिछले 50 साल से लोग भरोसा कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारे लगाए गए, उनको गालियां दी गई, उनको जो है काउंटिंग नहीं करने दी गई, लेकिन वो लाचार दिखे शासन प्रशासन के दबाव में। उनकी पीड़ा को हम समझ रहे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।